सो कंटिन्यूइंग अवर डिस्कशन बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आया है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। जी हाँ, इससे पहले हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे वाटरफॉल मॉडल। जो उनके स्टेजेस थे हमने आपके साथ डिस्कस करे। उसके कुछ एक एडवांटेजेस थे जो हमने बताए, कुछ एक डिसएडवांटेजेस थे वो भी हमने बताए। ठीक है। सो डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा यही था कि कोई भी वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस नहीं हो सकता अनटिल जब तक हमारा पूरा लाइफ साइकिल जो इसका है कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है। सो रिस्क बहुत बड़ा था क्योंकि हर एक चीज़ के अंदर रिसोर्सेज होते हैं लगे हुए, चाहे वो मनी की फॉर्म में हो, चाहे वो टाइम की फॉर्म में हो, चाहे वो मैन पावर की फॉर्म में हो। ठीक है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क है हमारा, और इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट नहीं यूज कर सकता। एक बार कोड बिल्डअप कर दी तो कर दी, उसको हम रीयूज भी नहीं कर सकते। ठीक है। एंड जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ये अपना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता। ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट विच इज आल्सो नोन एज RAD। सो दिस मॉडल इज एन इंक्रीमेंट प्रोसेस मॉडल। ठीक है, ये इंक्रीमेंट प्रोसेस मॉडल है। द प्रोसेस इज स्टार्ट विद बिल्डिंग अ रैपिड प्रोटोटाइप। ठीक है। और इसके अंदर एक डिफरेंस है कि ये रैपिड प्रोटोटाइप के साथ स्टार्ट होता है, राइट। एंड इंक्रीमेंट मॉडल का मतलब क्या हुआ कि रैपिड प्रोटोटाइप के साथ स्टार्ट होता है एंड इट इज गिवन टू द यूजर फॉर इवेल्यूएशन। मीन्स थोड़ा सा पार्ट तैयार हुआ, यूजर को दे दिया, वो उसको चेक करेगा, इवेल्युएट करेगा। इफ इट इज फाइंड ओके देन नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। ठीक है। सो द यूजर फीडबैक इज ऑब्टेन्ड एंड द प्रोटोटाइप इज रिफाइंड। ठीक है। अगर यूजर के अंदर, यूजर को कुछ लगा भाई इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, सो इम्प्रूवमेंट हो सकती है, सो वो अपना डेवलपर को बताएगा और डेवलपर यूज़र के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस अकम्प्लिश करेंगे। ठीक है। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द रिक्वायरमेंट्स आर फिनिश। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है फिनिश नहीं हो जाती तब तक ये चीज़ रिपीट होती चली जाएगी। ठीक है। कुछ एक पार्ट डिवेलप होगा, सो यूज़र को दे दिया जाएगा, यूज़र उसको चेक करेगा, दोबारा से बताएगा। अगर उसको लगा भाई हाँ उसकी जो रिक्वायरमेंट है सेटिस्फाई हो रही है देन द डेवलपर मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है। सो टोटल इसके अंदर हमारे 4 फेजेज है। ठीक है। सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट प्लानिंग की जाती है। ठीक है। फिर यूज़र डिस्क्रिप्शन होती है इसके अंदर, और फिर उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फिर उसको कट ओवर किया जाता है। ठीक है। सो लेट्स सी what is the main aim of the RAD model, right? Rapid application development. The main aim of this model is to speed up the development process, right? Most uses for the small project and it is the fastest application model. ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि विच इज द फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर लाइफसाइकिल डेवलपमेंट मॉडल, so your answer is RAD, and which is very time consuming and involve lot of risk and you can say the resources as well and not suitable for the large project। तो उस केस में आपका हो जाएगा वाटरफॉल मॉडल, राइट। सो RAD की बात कर रहे थे, ये फास्टेस्ट एप्लीकेशन मॉडल है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बेसिकली हेल्पफुल है एंड कस्टमर फीडबैक हम इससे ले सकते हैं। ठीक है। सेकंड है इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है। हम इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है उसका इस्तेमाल दोबारा से कर सकते हैं, राइट। रीयूजेबिलिटी अलाउड है, राइट। उसके अंदर ऐसा नहीं था। नेक्स्ट है डेवलप बाय द IBM इन द 1980 में IBM द्वारा बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक मॉडल है एवोल्यूशनरी मॉडल, राइट। तो दिस मॉडल इज एम्बल द आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। ठीक है। द सेम फेजेस आर डिफाइंड फॉर द वाटरफॉल मॉडल हियर इन द साइक्लिक फैशन। ठीक है। कहता है कि जो वाटरफॉल मॉडल हमने डिस्कस करा था अर्लियर, ठीक है, सो उसी को रिजेंबल करता है। बट डिफरेंस क्या है इसके अंदर, जो आप कह लीजिए कि साइक्लिक फैशन में अरेंजमेंट की जाती है। ठीक है। जो भी फेजेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं डेवलपमेंट के लिए वो साइक्लिक फैशन में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। ठीक है। सो आइटरेटिव मॉडल कौन सा था? वाटरफॉल मॉडल उसी को रिजेंबल करता है। बट इसके अंदर क्या डिफरेंस है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है। तो दिस मॉडल इज डिफर फ्रॉम द आइटरेटिव मॉडल इन द सेंस दैट डज नॉट रिक्वायर यूजेबल प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ ईच साइकिल। ठीक है। सो इन द रिक्वायरमेंट आर इम्प्लीमेंटेड बाय द कैटेगरी रादर देन द प्रायोरिटी। ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है कि रीयूजेबल प्रोडक्ट हमें एंड में नहीं देना पड़ता हर साइकिल के। ठीक है। उसके अंदर तो देना पड़ता था, इसके अंदर जब सारे फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे हमें यूजेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी रिक्वायरमेंट्स है इंप्लीमेंट करते हैं कैटेगरी के हिसाब से बजाय कि प्रायोरिटी के हिसाब से। This model are useful for the projects using
न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ठीक है, जो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेम इनिशियली हमने रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, ठीक है, फिर यूज़र स्पेसिफिकेशन ले ली, उसके बाद हमने क्या करना है, डेवलप इनिशियल प्रोडक्ट इंक्रीमेंटली यूजिंग अ कोर पार्ट, ठीक है। सो हमने इनिशियल प्रोडक्ट बनाना है, राइट। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट को रिफाइंस करना है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर फीडबैक, जो कस्टमर हमें फीडबैक देगा उसके हिसाब से हमने उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर दी या रिफाइनमेंट कर दी। उसके बाद हम नेक्स्ट फीचर को डेवलप करेंगे यूजिंग आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। सो सेम कंसेप्ट के हिसाब से हमने वाटरफॉल मॉडल का यूज़ करते हुए इसको बनाना है, ठीक है। देन फाइनली आफ्टर द फुल डिप्लॉयमेंट हमने उसको मेंटेनेंस फेज में डाल देना है, ठीक है। सो दिस इज योर एवोल्यूशनरी मॉडल, मीन्स इसके अंदर इंक्रीमेंटल मॉडल का यूज़ हो रहा है जो हमने वाटरफॉल में पढ़ा था। बट डिफरेंस क्या है, इसके अंदर जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो एक साइक्लिक फैशन में कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ये नहीं है कि हमने फाइनल प्रोडक्ट को देना है एट द एंड ऑफ ईच साइकिल, ठीक है। हम जो भी पार्ट बनाएंगे इनिशियल प्रोडक्ट उसको हम बेसिकली यूज़र को दे देंगे, यूज़र उसका फीडबैक देगा। अगर फीडबैक ओके होता है तो हम जो भी नेक्स्ट फीचर बनाएंगे यूजिंग आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के हिसाब से चलेंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वी आर हैविंग अ प्रोटोटाइप मॉडल, राइट। सो प्रोटोटाइप मॉडल में क्या, चलिए ये देखते हैं कि इन दिस मॉडल फर्स्ट डेवलप अ वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग द एक्चुअल सॉफ्टवेयर। बच्चों इसके अंदर एक डिफरेंस है कि टाइम को कीमत कीमत की तरह कंसीडर करते हुए टाइम एक बहुत बड़ी कीमत रखता है। हम क्या करेंगे, प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर है या फाइनल प्रोडक्ट है वो डेवलप ना करके जो प्रोटोटाइप होता है, आप कह लीजिए कि एक डेमो जो सॉफ्टवेयर होता है उतना हम पोर्शन बनाएंगे। उसके बाद हम क्लाइंट को उसको दे देंगे, क्लाइंट उसको चेक करेगा। अगर उसको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए वर्क कर सकता है तो हम जो आगे का पार्ट है फिर वो हम कवर करते हैं। आई मेरी बात समझ, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर नोट करना, ठीक है, इसको नोट करना कि प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर एक ही डिफरेंस होता है, बजाय कि हम पूरा जो आपका कह लीजिए कि प्रोटोटाइप जो हम तैयार करके देंगे उसके अंदर फुल फीचर्स नहीं होंगे। बेसिकली ये दिया जाता है कस्टमर को ताकि वो एक बार देख सके कि हमारी जो रिक्वायरमेंट दी थी, क्या इसको अगर हम कंटिन्यू करें, इसके अंदर फुल फीचर्स ऐड ऑन करें तो क्या हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ठीक है। सो बेसिकली इसका जो डिज़ाइन मॉडल है, चलिए देखते हैं। हमने इनिशियल रिक्वायरमेंट्स ली, फिर हमने उसको डिज़ाइन फेस में डाला, उसका प्रोटोटाइप किया, ठीक है। कस्टमर को हमने वैल्यूएशन के लिए उसको सेंड कर दिया, ठीक है, रिव्यू और अपडेशन अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। अगर कुछ चेंजेस नहीं होते हैं तो हम उसको डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट फेज के बाद वही टेस्टिंग फेज आता है, आपका मेंटेनेंस फेज आता है, ठीक है। सो ये आपका साइकिल रहने वाला है प्रोटोटाइप मॉडल का, राइट। सो आया समझ कि एक वर्किंग प्रोटोटाइप डेवलप की जाएगी सॉफ्टवेयर की, बजाय कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर को बनाएं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कस्टमर को इवैल्यूएशन के लिए भेज देते हैं। भेजने के बाद अगर तो लगता है कि कस्टमर को उसके अंदर कुछ चेंजेस है तो रिव्यू करने के बाद उसके अंदर जो अपडेशंस है वो बताई जाएगी, उसको फिर से डिज़ाइन फेस में लाया जाएगा, फिर से उसकी प्रोटोटाइप डेवलप की जाएगी। अगर सब कुछ ओके है कस्टमर एवोल्यूशन के बाद तो उसको प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए आगे हम सेंड करेंगे, उसकी टेस्टिंग परफॉर्म की जाएगी, फिर उसका मेंटेनेंस फेज स्टार्ट किया जाएगा, राइट। सो दिस इज योर प्रोटोटाइप मॉडल। सो एडवांटेज क्या है इसके, कस्टमर कैन सी स्टडी प्रोग्रेस, कस्टमर को दिखता रहेगा भाई कितना काम हो गया, कितना पेंडिंग है, ठीक है। एंड दिस इज यूजफुल व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग रैपिडली, ठीक है। और ये कब यूजफुल होता है, इसका कब बेनिफिट होता है, जब देखते हैं कि रिक्वायरमेंट जो है चेंज कर रही है रैपिडली, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कस्टमर कह दे कि एक प्रोटोटाइप के बाद दूसरी बार जब हम उसको देंगे वो कहेगा जी इसके अंदर ये चेंजेस कीजिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरी रिक्वायरमेंट चेंज होगी। जब वो रिक्वायरमेंट्स को रैपिडली चेंज कर रहा है तो प्रोटोटाइप का यूज़ होगा, ठीक है। बट सेकेंडली क्या है कि इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। क्या होंगे चलिए देखते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक, क्योंकि इस हिसाब से अगर कस्टमर रैपिडली अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करता रहेगा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ये कहना कि कितना लंबे समय तक ये चीज़ चलती रहेगी कि हम कस्टमर को एक प्रोटोटाइप बना के देते रहेंगे, वो उसको इवैल्यूएट करेगा, उसको देखेगा कि उसके अंदर कुछ चेंज रिक्वायर्ड है तो ठीक, नहीं है तो बेसिकली फिर हम मूव ऑन फर्दर करेंगे। तो ये अनएक्सपेक्टेड सा एक टाइम नज़र आ रहा है कि किस टाइम पे ये कंप्लीट होगा। सो देयर इज़ नो वे टू नो द नंबर ऑफ आइटरेशन विल बी रिक्वायर्ड। जो इसके अंदर एक साइकिल रिपीट हुई थी
मैं आपको दिखाता हूँ डायग्रामेटिकली। इसके अंदर जो एक साइकिल रिपीट हुई थी कि एक जो इसके अंदर एक साइकिल रिपीट हुई थी कि डिज़ाइन फेज होगा, फिर उसको प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे, उसका प्रोटोटाइप के बाद हम कस्टमर को इवैल्यूएशन के लिए भेजेंगे, उसके बाद उसको रिव्यू करा जाएगा, अगर कोई चेंज रिक्वायर्ड होगी तो ऑपरेशन किया जाएगा, फिर से डिज़ाइन किया जाएगा। तो ये साइकिल चलती चली जाएगी, इसका कोई वे आउट नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, आइट्रेशन ख़त्म कब होगी, रेपिटेशन कब ख़त्म होगी, ठीक है, कितने नंबर ऑफ आइट्रेशन रिक्वायर्ड है, ये भी कुछ क्लियर नहीं है। सो फिजिबिलिटी ये जहाँ तक बात है, ये लॉन्ग प्रोजेक्ट्स के लिए प्रॉपरली आप क्या सकते हैं, इम्प्लीकेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल अब आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्पाइरल मॉडल, राइट। सो स्पाइरल मॉडल क्या होता है, चलिए व्यूअर्स देखते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वाटरफॉल मॉडल एंड द आइट्रेटिव मॉडल, ठीक है। जो ये कॉम्बिनेशन माना जाएगा आपका वाटरफॉल मॉडल का और आइट्रेटिव मॉडल का, ठीक है। सो ईच फेज इन द स्पाइरल मॉडल बिगन विद द डिजाइन गोल एंड एंड विद द क्लाइंट रिव्यूइंग, ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि एक स्पाइरल शेप में एक मॉडल होता है, ठीक है। सो वो बिगन करता है डिज़ाइन के साथ और एंड करता है जब तक क्लाइंट उसको रिव्यू नहीं कर देता, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर बेसिकली डिजाइंड इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीमेंटल रिलीज, राइट। सो दिस मॉडल कंसीडर्स द प्रोजेक्ट रिस्क। सो ये इंक्रीमेंटल फॉर्म में रिलीज होता है, सॉफ्टवेयर इसके अंदर जो भी डेवलप होगा वो किस फॉर्म में रिलीज होगा, इंक्रीमेंटल फॉर्म में रिलीज होगा, राइट। कैसे आपको डायग्रामेटिकली समझाएंगे अभी, ठीक है। सो बेसिकली एक और बेसिक फीचर जो इसका है बढ़िया, वो है कि ये प्रोजेक्ट इसको कंसीडर करते हुए चलते हैं, भाई कितने टाइमलाइन में हमने इसको वो कवर करना है, कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है और कितने नंबर ऑफ आइट्रेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो स्पाइरल मॉडल जो दिया गया था वो दिया गया था बैरी बोहेम ने 1986 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो स्पाइरल मॉडल था वो किसके द्वारा दिया गया था। एक क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कब दिया गया था, राइट। और तीसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये कॉम्बिनेशन किसका माना गया, वाटरफॉल मॉडल का और आइट्रेटिव मॉडल का, राइट। सो वाटरफॉल सॉरी स्पाइरल मॉडल के अंदर बेसिकली 4 फेजेज हैं। सबसे पहले प्लानिंग की जाएगी, ठीक है। प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव वगैरह या कुछ कंस्ट्रेंट्स वगैरह उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फेज आता है इनका रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में क्या होता है कि इवेल्युएट किया जाता है अल्टरनेटिव, राइट। मान लो कि कोई हमने ऑब्जेक्टिव जो डिफाइन किया था शुरू में, ठीक है, अगर उससे हमारा गोल अचीव नहीं होता तो हमने एक अल्टरनेटिव तो डेवलप करना ही है, ठीक है। सो इवेल्युएट करते हैं अल्टरनेटिव को रिस्क एनालिसिस के द्वारा, ठीक है। रिजोल्व करते हैं रिस्क को और उसकी जो प्रोटोटाइप है फिर डेवलप की जाती है, ठीक है। जब रिस्क एनालिसिस हो गया, नेक्स्ट हम किस पे आएंगे, डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं हर एक डिटेल को, हर एक डिज़ाइन को, ठीक है। कोडिंग परफॉर्म की जाती है, कोडिंग जो रह चुका होता है पार्ट वो परफॉर्म किया जाता है पूरे का पूरा, और टेस्टिंग के अंदर हम एंटर कर जाते हैं, ठीक है। और टेस्टिंग कौन सी होती है हमारी, यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। सो कंप्लीट फेस हमारा किसके अंदर आता है, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा इवेल्युएशन फेज, ठीक है, या रिव्यू फेज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिव्यू के अंदर जो इंटीग्रेशन है और टेस्ट होता है कस्टमर इवेल्युएशन का, वो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सो एक कंप्लीट मॉडल हमारा क्या कहलाता है, स्पाइरल मॉडल। बिकॉज आपने इसकी अगर शेप देखी हो ध्यान से तो एक स्पाइरल की फॉर्म में आपको नजर आएगा, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसा, ठीक है। आप देखेंगे स्पाइरल की फॉर्म में आपको नजर आएगा, राइट, राइट। सो ये आपके 4 आपके फेजेज रहेंगे स्पाइरल मॉडल के अंदर। प्लानिंग से शुरू होंगे, रिस्क एनालिसिस किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा टेस्टिंग के साथ और उसको इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है। सो ये आपका फाइनल एक स्पाइरल मॉडल था, क्लियर। सो डियर अब मैं सम अप करके बताता हूँ आपको कि वाटरफॉल मॉडल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर एक 5 फेजेस के बारे में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज होती है और कह लीजिए अब स्पेसिफिकेशन फेज है, ठीक है। फिर हम रिक्वायरमेंट आने के बाद उसको डिज़ाइन फेज में डालते हैं, एक डिज़ाइन डेवलप किया जाता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटेशन और यूनिट टेस्टिंग जब हो जाती है हम उसको इंटीग्रेट करते हैं और सिस्टम टेस्टिंग के लिए मूव करते हैं। फाइनली हम उसको ऑपरेशन मेंटेनेंस के अंदर मूव करवा देते हैं, ठीक है। सो ये आपका वाटरफॉल मॉडल था, ठीक है। सो 5 फेजेस के साथ ये मिलकर बना था एंड बेसिकली आप कह लीजिए कि एक एडवांटेज तो था ही था कि इसको हम ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ था।
ठीक है। और फेजेस जितने भी है प्रोसेस हो रहे थे और कंप्लीट हो रहे थे एक ही रन के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट होते रिक्वायरमेंट एनालिसिस से डिज़ाइन फेज, डिज़ाइन से इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन से इंटीग्रेशन एंड देन फाइनली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। लेकिन इसका एक जो डिसएडवांटेज था कि रिक्वायरमेंट्स को इसके अंदर था कि जब तक फाइनल प्रोडक्ट हमारा नहीं आ जाता हम इसका साथ कुछ नहीं कर सकते। मतलब प्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, फाइनल डिप्लॉयमेंट की बात है सॉफ्टवेयर की, नहीं की जा सकती। ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, इतना रिसोर्सेज, इतना टाइम, इतना पैसा लगाने को देती है, रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो पाई, वो भी आप देखेंगे कि एक हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क रहता है। ठीक है, सो पुअर मॉडल है बिग प्रोजेक्ट्स के लिए। उसको ओवरकम करने के लिए हमने पढ़ा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ये एक इंक्रीमेंट प्रोसेस मॉडल है। इसके अंदर एक रैपिड प्रोटोटाइप की जाती है तैयार और यूज़र को दी जाती है इवेल्युएशन के लिए। ठीक है, इवेल्युएशन के बाद हम फीडबैक ऑब्टेन करते हैं और प्रोटोटाइप को रिफाइन करते हैं। सो यही प्रोसेस आपका घूमता चला जाता है जब तक कि पूरा प्रोसीजर, पूरा हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, सो रिक्वायरमेंट गैदर की जाती है, प्लानिंग की जाती है, यूज़र डिस्क्रिप्शन मतलब यूज़र को दिया जाता है कि वो उसको इवेल्युएट करे। इवेल्युएशन के बाद हम उसको प्रॉपर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बाद हम उसको हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है, देन वी आर हैविंग योर मेन एम क्या था इसका, वो बताया था कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है और रीयूजेबिलिटी थोड़ी बढ़ा देता है। और IBM कंपनी ने 1980 में इसको डेवलप करा था। राइट, इवोल्यूशनरी मॉडल क्या बताता है कि ये आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल को रिजेंबल करता है। ठीक है, सो इसके अंदर जो सेम फेसेस है वो वाटरफॉल मॉडल के हिसाब से हैं। ठीक है, दिस मॉडल इज डिफर फ्रॉम आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल इन द सेंस दैट डज नॉट रिक्वायर यूजेबल प्रोडक्ट। बच्चों जैसे इसके अंदर हम यूजेबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते थे एट द एंड ऑफ साइकिल, इसके अंदर हमें प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे वाटरफॉल मॉडल में हम देते थे, इवोल्यूशनरी के अंदर हम नहीं देते। ठीक है, सो बट इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ दैट। राइट, सो इसके अंदर ये भी बताया गया कि जैसे हम सबसे पहले इनिशियल आप कह लीजिए कि रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। ठीक है, यूजर स्पेसिफिकेशन को गैदर करेंगे, एक इनिशियल प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, इंक्रीमेंटली करेंगे, उसके बाद हम रिफाइन करेंगे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो कस्टमर ने फीडबैक दिया है, उसके बाद हम नेक्स्ट फीचर डालेंगे यूजिंग आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। राइट, प्रोटोटाइप मॉडल मैंने आपको बता ही दिया था कि एक वर्किंग प्रोटोटाइप देंगे बजाय कि हम पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करके कस्टमर को हैंड ओवर करें। कस्टमर को इवैल्यूएट करने के लिए देंगे, कस्टमर उसको रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद अगर उसके अंदर कोई अपडेशन रिक्वायर्ड होगी वो डेवलपर दोबारा से उसको इम्प्लीकेट करेगा। ठीक है, अगर नहीं है कोई उसके अंदर रिक्वायरमेंट मतलब कस्टमर के द्वारा कोई उसके अंदर मॉडिफिकेशन देन उसको हम फाइनल डेवलपमेंट के लिए मूव कर देंगे। बट इसका ड्रॉबैक एक था कि आपको ये नहीं पता कितने स्टेजेस से अभी निकलना पड़ेगा और नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी रहेगी। सो ये एक ड्रॉबैक था, उसको ओवरकम करने के लिए वी आर हैविंग वन इम्पोर्टेंट मॉडल, आप कह सकते हैं वी आर हैविंग अ स्पाइरल मॉडल। राइट, कम्बिनेशन था वाटरफॉल का, आइटरेटिव का। ईच फेज इन द स्पाइरल मॉडल बिगन विद द डिजाइन गोल एंड विद द क्लाइंट रिव्यू। ठीक है, सबसे पहले हर फेज की बात हो रही है इसके अंदर कंप्लीट, हम एक ही रन के अंदर सॉफ्टवेयर को बिल्डअप नहीं करेंगे। एक आप कह लीजिए कि हर एक फेज के अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डिज़ाइन किया जाता है तैयार। ठीक है, और उसको एंड करते हैं रिव्यू के साथ। ठीक है, सो स्पाइरल की फॉर्म में मूव करता है। ठीक है, इसके अंदर सीरीज होती है इंक्रीमेंटल रिलीज की। ठीक है, सो प्रोजेक्ट रिस्क को कंसीडर किया जाता है कि कम टाइम में हमारा सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस हो सके, रिसोर्सेज भी खराब ना हो और समय भी यूटिलाइज हो सके। ठीक है, सो इसको बनाने वाले कौन थे, बैरी बॉम थे, इन्होंने 1986 में इसको डेवलप किया था। ठीक है, सो बेसिकली इसके 4 फेजेस हैं। प्लानिंग मैंने बताया जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है, अल्टरनेटिव्स को भी देखा जाता है और कंस्ट्रेंट्स को भी रखा जाता है। ठीक है, फिर रिस्क एनालिसिस आता है, इसके अंदर इवेल्युएट करते हैं अल्टरनेटिव्स को जो रखे गए थे प्लानिंग फेज के अंदर और रिजोल्व करता है रिस्क को, और प्रोटोटाइप एक डेवलप की जाती है। ठीक है, प्रोटोटाइप जब डेवलप की जाती है उसको वेरीफाई किया जाता है, वेरीफाई होने के बाद उसका डिटेल डिज़ाइन तैयार किया जाता है, कोडिंग की जाती है और यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सो ये आपका 4th फेज में चलेगा। नेक्स्ट फेज आता है हमारा बेसिकली इवैल्यूएशन फेज, जिसके अंदर कस्टमर उसको रिव्यू करता है, इंटीग्रेट करता है, जितने प्रोटोटाइप छोटे छोटे अभी तक हमने तैयार कर दिए थे मॉड्यूल्स, उसके ऊपर टेस्ट किया जाता है और उसको फाइनल इवैल्यूएशन की जाती है। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल था विच इज़ नोन एज स्पाइरल मॉडल। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे आपके सामने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। सो लेट्स स्टडी
रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या होता है? दिस इज आल्सो नोन एज अ गैदरिंग ऑफ, ठीक है, इसको हम गैदरिंग भी कहते हैं। दिस इज नोन एज गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो SRS है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन है, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है आपका रहेगा सॉफ्ट रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इन दिस एनालिसिस ऑल यूज़र रिक्वायरमेंट्स को हम देखते हैं, कंसीडर की जाती है। जो भी यूज़र ने रिक्वायरमेंट दी है उसको प्रॉपर एनालाइज किया जाता है। ठीक है, सेकंड थर्ड है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। क्रिएट द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट यूज़र की है उसको डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। ठीक है, फोर्थ है रिव्यू। इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द SRS। जो भी हमने अभी तक स्टेप्स फॉलो करे हैं उसकी क्वालिटी को क्या किया जाता है? इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं अब क्या गुड करेक्टरिस्टिक होती है बेसिकली एक SRS की, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस है स्पेसिफिकेशन। सो बेसिकली बच्चों इनमें से क्या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो मतलब मेन इसके अंदर जो पॉइंट्स है कौन कौन से रहते हैं? सबसे पहले एलिसिटेशन होता है, फिर एनालिसिस होती है, फिर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, फिर क्या होता है? रिव्यू होता है। क्लियर? ठीक है जी। सो दिस इज नोन एज अ गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट। एलिसिटेशन की जहाँ तक बात है, एनालिसिस को हम क्या कहते हैं? ऑल द यूजर रिक्वायरमेंट को हम एनालाइज करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्रिएट द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो आई है। रिव्यू का मतलब इट इज यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ SRS। ठीक है, नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड SRS क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इट शुड बी करेक्ट, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अनएम्बिगियस होना चाहिए। ठीक है, थर्ड कंप्लीट होना चाहिए। फोर्थ बेसिकली कंसिस्टेंट होना चाहिए। फिफ्थ है स्टेबिलिटी होनी चाहिए। सिक्स्थ है वेरीफाइएबल होना चाहिए। सेवन्थ है मॉडिफाइएबल होना चाहिए। और एट्थ है कि वो ट्रू होना चाहिए। ठीक है, सो ये गैदरिंग आप कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स है गुड SRS की। राइट, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में। बस मेन आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि कौन कौन से चार इसके अंदर मेन पॉइंट्स हमने पढ़े थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम कपलिंग की तरफ। ठीक है, सो कपलिंग इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन द मॉड्यूल्स। ठीक है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर है वो खुद में पूरा नहीं होता बिना मॉड्यूल्स के। मॉड्यूल्स उसके अंदर ऐड होते ही होते हैं। ठीक है, सो टू मॉड्यूल्स विद हाई कपलिंग आर स्ट्रॉन्गली इंटरकनेक्टेड एंड दस डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, अगर कोई मॉड्यूल्स हैं आपस में उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कपलिंग है तो वो स्ट्रॉन्गली इंटरकनेक्ट होंगे और दस डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और एक दूसरे पर क्या होंगे? डिपेंड। ठीक है डियर, तो जो भी दो मॉड्यूल्स हैं जिनके अंदर हाई कपलिंग होती है वो हाई स्ट्रॉन्गली इंटरकनेक्टेड होते हैं एंड दस डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और कोई मॉड्यूल्स हैं अगर उनकी लो कपलिंग है वो स्ट्रॉन्गली इंटरकनेक्ट नहीं होंगे, ना वो डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के ऊपर। राइट, सो कोई भी जो गुड डिज़ाइन होता है उसकी कपलिंग क्या होती है? हमेशा लो होती है। ठीक है, अ लो कपलिंग विद अ हाई कोहेशन इट सपोर्ट द मिशन ऑफ हाई रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कि लो कपलिंग होनी चाहिए और हाई कोहेशन होना चाहिए। कोहेशन क्या है वी विल डिस्कस फर्दर, बताएंगे आपको। ठीक है, कपलिंग हमेशा लो होना जरूरी है। राइट, सो लेट्स सी कितने टाइप्स की कपलिंग होती है। सबसे पहली टाइप आती है हमारे पास डाटा कपलिंग। डाटा कपलिंग क्या होता है? द डिपेंडेंसी बिटवीन द मॉड्यूल ए एंड बी इज सेड टू बी डाटा कपल्ड if their dependency is based on the fact that they communicate by only passing the data। ठीक है, क्योंकि डाटा कपलिंग है तो इसके ऊपर डिपेंडेंसी किसके ऊपर होगी? खाली डाटा के ऊपर होगी। ठीक है, तो डिपेंडेंसी है जो मॉड्यूल्स के बीच में सेड टू बी डाटा कपल्ड इफ देयर डिपेंडेंसी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दे कम्युनिकेट बाय ओनली पासिंग द डाटा। ठीक है, डाटा के ऊपर ही उनकी डिपेंडेंसी बेस्ड हो। राइट, next we are having a stamp coupling. This coupling occurs between the modules A and B when complete data structure is passed from one module to the another module। ठीक है, जब एक complete data structure की बात हो रही है, ठीक है, पास किया जाता है एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल की तरफ। राइट, ठीक है, कंट्रोल कपलिंग क्या होती है? मॉड्यूल
A and B are said to be control coupled if they communicate by passing of control information. अगर ये कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं तो वो कहलाता है आपका कंट्रोल कपलिंग, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल कपलिंग। दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू कम्युनिकेशन टू एक्सटर्नल टूल्स एंड डिवाइसेस, ठीक है। एक्सटर्नल टूल्स और डिवाइसेस की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग में क्या आता है, विद कॉमन कपलिंग मॉड्यूल ए एंड बी हैव शेयर द डाटा, ठीक है। तो दिस कपलिंग आल्सो नोन एज ग्लोबल कपलिंग, ठीक है। कॉमन कपलिंग के अंदर कुछ नहीं होता कि दो मॉड्यूल्स हैं ए एंड बी और वो शेयर करेंगे कॉमन डाटा, ठीक है। तो कॉमन डाटा को शेयर करेंगे तो दैट्स व्हाई इट इज अ कॉमन कपलिंग, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट कपलिंग। लेट्स सी कंटेंट कपलिंग क्या होता है। कंटेंट कपलिंग occurs when module A changes data of module B or when control pass from one module to the another module, ठीक है। ये आपका कहलाता है कंटेंट कपलिंग, राइट। सो ये कपलिंग थी आपकी कितने प्रकार की है मैंने आपको बताई है। इट इज ऑफ द 6 टाइप, ठीक है। सो फर्स्ट थी हमारी डाटा टाइप कपलिंग। डाटा टाइप कपलिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि जो डिपेंडेंसी होती है मॉड्यूल्स ए और बी के बीच में, इट्स हैड टू बी डाटा कपल्ड इफ द डिपेंडेंसी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कम्युनिकेट बाय पासिंग ओनली द डाटा, ठीक है। अगर वो कम्युनिकेट करते हैं बस डाटा को पास करके, ठीक है। स्टैम्प कपलिंग हमने आपको बताया था। दिस कपलिंग occurs between the modules A and B when complete data structure is passed from one module to the another module, right। ठीक है। डाटा कपलिंग के बाद मैंने बताया था स्टैम्प कपलिंग क्या होती है। दिस कपलिंग occurs when the module A and B बेसिकली क्या करते हैं, वो करते हैं एकर करते हैं जब इसके अंदर दोनों के दोनों जो मॉड्यूल्स है कंप्लीट डाटा स्ट्रक्चर को पास करते हैं एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के बीच में, ठीक है। कंट्रोल कपलिंग के बारे में मैंने बताया कि आफ्टर टू बी द कंट्रोल कपल टू मॉड्यूल्स की बात हो रही थी और बी की इफ दे कम्युनिकेट बाय पासिंग द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, राइट। सो नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्सटर्नल कपलिंग के बारे में। ये कपलिंग किससे रिलेटेड होती है, एक्सटर्नल टूल्स और डिवाइस से रिलेटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द कॉमन कपलिंग। विद द कॉमन कपलिंग मॉड्यूल्स ए एंड बी हैव शेयर द डाटा, ठीक है। कॉमन कपलिंग के बीच में जब कॉमन डाटा की बात हो, ठीक है, ठीक है। और इसको हम ग्लोबल कपलिंग के नाम से भी जानते हैं। कंटेंट कपलिंग क्या चीज़ होती है, व्हेन मॉड्यूल ए चेंजेस द डाटा ऑफ द मॉड्यूल बी और व्हेन कंट्रोल पास फ्रॉम द वन मॉड्यूल टू द अनदर मॉड्यूल, ठीक है। सो ये जस्ट आपको हमने बता रखा है कि कपलिंग कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और कपलिंग हमेशा लॉन्ग होना बेस्ट माना जाता है, मैंने आपको नोट करवाया था, ठीक है। और कोहेशन हाई बेस्ट माना जाता है, ठीक है। ये प्रश्न आता है द लो कपलिंग कपलिंग कैसी होनी चाहिए और कोहेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों सपोर्ट करते हैं जो हमारा मिशन है रीडेबिलिटी का और मेंटेनेबिलिटी का अचीव किया जा सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा डियर कोहेशन से रिलेटेड, ठीक है। कोहेशन होता क्या है, हम इसको कैसे मेजर करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। कोहेशन बेसिकली क्या होता है, कोहेशन इज अ मेजर ऑफ डिग्री टू विच द एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल आर फंक्शनली रिलेटेड, ठीक है। भाई कितने डिग्री तक जो एलिमेंट्स है, ठीक है, मॉड्यूल के वो एक दूसरे के साथ फंक्शनली रिलेट करते हैं, ठीक है। सो गुड फंक्शन डिज़ाइन का मतलब क्या, लो कपल्ड एंड हाई कोहेशन होना जरूरी है। अगर हमने गुड फंक्शन डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है, तो रूल एक है हमेशा याद रखना कि कपलिंग हमेशा लो होनी चाहिए और कोहेशन हमेशा हाई होना चाहिए, ठीक है। सो नेमली इसके कितने टाइप्स होते हैं, लेट्स सी। सबसे पहला होता है फंक्शन कपलिंग, फंक्शन कोहेशन सीक्वेंशियल। थर्ड यूर हैविंग योर कम्युनिकेशन। फोर्थ यूर हैविंग योर प्रोसीजरल। फिफ्थ यूर हैविंग योर टेम्पोरल। सिक्स्थ यूर हैविंग योर लॉजिक एंड सेवंथ यूर हैविंग द कोइंसिडेंट, ठीक है। सो दिस इज अ कोहेशन which is nothing a measure of a degree to which the elements of a module are functionally related, ठीक है, right। so cohesion should be high always and coupling should be low always, ठीक है। so इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो आप देखेंगे लो से लेकर हाई की तरफ आपका रहता है, ठीक है। कपलिंग हमेशा लो एंड कोहेशन हमेशा हाई, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने कवर किया अभी। इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स या सॉफ्टवेयर मेजरमेंट, राइट। सो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक विच आर क्वान्टिफाइबल और काउंटेबल, राइट। जो
कि मेजर किए जा सकते हैं, मतलब क्वांटिफाइबल हो या काउंटेबल हो। क्लियर है? सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का आपको मेजर होता है सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक का, जो कि क्वांटिफाइबल होते हैं या काउंटेबल होते हैं, राइट। तो सॉफ्टवेयर मेजर्स जो थे या मैट्रिक्स थे बहुत इंपॉर्टेंट थे फॉर द मेजरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सो कौन कौन से हैं, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला हमें दे रखा है सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस चेक करना, राइट। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग योर डिबगिंग मैट्रिक्स होते हैं या मेजरमेंट कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो काम आते हैं। सबसे पहला है सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, सेकंड आपका डिबगिंग है, नेक्स्ट है वी आर हैविंग अ प्लानिंग वर्क आइटम्स, देन यू आर हैविंग अ एस्टिमेशन कॉस्ट एंड मेजरिंग द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करने के लिए बताए गए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के, ठीक है। सबसे पहला होना चाहिए कि वो सिंपल और कंप्यूटेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंट एंड एम्बिगियस हो, ठीक है जी। सिंपल एंड कंप्यूटेबल होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे थे। कंसिस्टेंट और अनएम्बिगियस होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है यूज़ करें कंसिस्टेंट यूनिट ऑफ आपका मेजरमेंट, राइट। सो नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। कि ऐसा ना हो कि कोई सॉफ्टवेयर अगर हमने सी लैंग्वेज में बिल्डअप करा है, कोई C++ में करा है, तो उसको देखते हुए मेजरमेंट के अंदर कुछ दिक्कत आए, तो ऐसा होना ठीक नहीं है। सो इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम यूज़ करने वाले हैं और कौन कौन से यूज़ करने वाले मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। परफॉर्मेंस थी, प्लानिंग वर्क आइटम्स था, मेजरिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी था, डिबगिंग एंड एस्टिमेशन कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इजी टू कैलिब्रेट एंड अडेप्टेबल होना चाहिए, इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव टू ऑब्टेन, राइट। सो लेट्स डिस्कस नाउ कि कौन कौन सी कैटेगरीज है हमारी सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की, ठीक है। सो ये आपने याद रखने हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज है मैट्रिक्स की, ठीक है। सो कैसे मेजरमेंट की जाती है एक्चुअल। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड है हमारा प्रोसेस मैट्रिक्स और थर्ड है हमारा प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, राइट। तीन है आपने याद रखने, प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, प्रोजेक्ट है, ट्रिपल P आपने याद रखना है, राइट। नेक्स्ट है कि मेजरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन कैसे की जाती है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द मैट्रिसेस फॉर द प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन। इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एस्टिमेशन एफर्ट कितना लगेगा, टाइम स्केल कितना रहेगा एंड टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट्स कितने रहेंगे आपके, ठीक है। सो ये आपका मेजरमेंट है प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन का, ठीक है। सो कॉमन मेथड क्या रहता है साइज एस्टिमेशन का, प्रोजेक्ट साइज की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा कितना एफर्ट लगने वाला है, टाइम स्केल क्या रहने वाला है और कितने उसके अंदर फॉल्ट आ सकते हैं, ठीक है। सो कॉमन मेथड क्या रहेगा साइज एस्टिमेशन का, सबसे पहला है LOC विच इज लाइन ऑफ कोड, सेकंड हमारा है फंक्शन काउंट विच इज FC, थर्ड है हमारा फीचर पॉइंट विच इज FP, राइट। क्लियर है, ठीक है। सो सबसे पहले लाइन ऑफ कोड से स्टार्ट करते हैं। यूजिंग दिस मैट्रिक्स, ठीक है, द प्रोजेक्ट साइज इज एस्टिमेटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सोर्स इंस्ट्रक्शन इन द डेवलप प्रोग्राम, ठीक है। ये कितने नंबर ऑफ उसके अंदर सोर्स इंस्ट्रक्शन है, 100 लाइन का कोड है, 1000 लाइन का कोड है, उसको यूज करना, ठीक है, एज अ मैट्रिक्स के तौर पे, ठीक है, मेजरमेंट के तौर पे, ठीक है। ऑब्वियसली काउंटिंग द नंबर ऑफ सोर्स इंस्ट्रक्शन, द लाइंस यूज फॉर द कमेंटिंग एंड हेडर लाइंस आर इग्नोर, ठीक है। तो कोड लाइन के अंदर आपने जो हेडर सेक्शन होता है और जो कमेंट सेक्शन होता है उसको कंसीडर नहीं करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके क्या कुछ फायदे हैं जो लाइन ऑफ कोड का मैट्रिक्स का तरीका है, ठीक है। वेरी इजी टू काउंट एंड कैलकुलेट फ्रॉम द डेवलप कोड, ठीक है। इजीली हम इसको कोड को काउंट कर सकते हैं कि कितने लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है और इजीली हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल इज अ लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कारण क्या है, क्योंकि जो लाइन ऑफ कोड रहेगी वो आपकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, ठीक है। एंड बैड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इसमें कोस एक्सेसिव लाइन ऑफ कोड, ठीक है। और कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है उसका लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। सो एक लिमिट है इसकी कि एक तो ये टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, दूसरा इसको जो बेसिकली अगर कोई सॉफ्टवेयर बैडली डिज़ाइन हो गया है टीम के द्वारा तो उसको मेजर करने के लिए बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड का यूज़ किया होगा और टाइम कंज्यूमिंग रहने वाला, ठीक है।
तो ये आपका फर्स्ट टेक्निक था लाइन ऑफ कोड। सेकंड हम देखते हैं फंक्शन काउंट, ठीक है, और फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। जो सेकंड है आपका फंक्शन काउंट है, एक है फीचर पॉइंट, ठीक है। लेट्स सी फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स में क्या होता है। फंक्शन पॉइंट अपीयर टू बी द सॉल्यूशन टू द साइज मेजरमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। जो हमारी खामी थी लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कोड के अंदर, जिसको अवॉइड करने के लिए हमने सेकंड बनाया है, विच इज़ फंक्शन कोड मैट्रिक्स, राइट, ठीक है। फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स का बेसिकली अपीयर टू बी द सॉल्यूशन ऑफ द साइज वेरिएबल प्रॉब्लम जो आई थी हमारी एलओसी के अंदर, लाइन ऑफ कोड के अंदर। तो दिस मैट्रिक्स ओवरकम मैनी ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द एलओसी मैट्रिक्स, ठीक है। जो लाइन ऑफ कोड की मेजरमेंट का जो प्रॉब्लम था उसको ओवरकम किया गया है, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इट इज़ इंडिपेंडेंट टू द लैंग्वेज, ठीक है। एस्टिमेट डेवलपमेंट एफर्ट इन द अगली फेज के अंदर ही पता लग सकता है कि क्या डेवलपमेंट एफर्ट रहने वाला है। डायरेक्टली लिंक विद द रिक्वायरमेंट्स के साथ लिंक होता है, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल व्यू ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सो ये कुछ एक फीचर्स हैं आपके फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स के, ठीक है। तो फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स मैंने आपको बताया है कि जो सॉल्यूशन है, एक जो साइज मेजरमेंट प्रॉब्लम आ रही थी हमें एलओसी के अंदर, ठीक है। सो इनको हम ओवरकम कर सकते हैं फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। फर्स्टली जो इम्पोर्टेंट है कि एक इंडिपेंडेंट है लैंग्वेज के। सेकंड है कि एस्टिमेट डेवलपमेंट एफर्ट जो है शुरू में ही पता लग जाता है, रिक्वायरमेंट्स के साथ हम लिंक कर सकते हैं इसको, ठीक है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल व्यू ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब आता है द साइज ऑफ द प्रोडक्ट इन फंक्शन पॉइंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ वेटी सम ऑफ द 5 प्रॉब्लम करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जो इसके अंदर जो साइज है प्रोडक्ट का, जो सॉफ्टवेयर हम बनाने वाले हैं फंक्शन पॉइंट के अंदर, हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेटेड सम ऑफ द 5 प्रॉब्लम करेक्टरिस्टिक, ठीक है। कौन कौन सी है, एक तो नंबर ऑफ इनपुट आपका क्या है, नंबर ऑफ आउटपुट कितनी रहेंगी, ठीक है, नंबर ऑफ इंक्वायरीज कितनी है, नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है, नंबर ऑफ इंटरफेस कितने हैं, ठीक है। सो ये आपका साइज ऑफ प्रोडक्ट को बताने के लिए इस्तेमाल करेंगे, राइट। ये प्रॉब्लम के साइज की जहाँ तक बात है, हम कैसे मेजर करते हैं कि इनपुट वैल्यूज कितनी है, आउटपुट क्या आएगा, इंक्वायरीज कितनी आई है, फाइल्स कितनी है, और इंटरफेस क्या कुछ यूज़ कर रहे हो, ठीक है जी। सो ये एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि साइज ऑफ प्रोडक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। सो फंक्शन पॉइंट बेसिकली होता क्या है, लेट्स सी। अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है वो अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट है, मल्टीप्लाई करते हैं टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर से, ठीक है। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर को हम और किस नाम से जाते हैं, TCF, राइट। सो ये था आपका फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स, राइट। सो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक की तरफ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ पे फोकस हेयर राइट नाउ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्टिंग करते हैं। द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पैरामीटर दैट आर एस्टिमेटेड इंक्लूड द प्रोजेक्ट साइज, एफर्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, राइट, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड द कॉस्ट, ठीक है। एस्टिमेट करना भाई किसकी क्या क्या फैक्टर रहते हैं जिसकी मदद से हम उनको बेसिकली प्रोजेक्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्या साइज रहेगा, कितना एफर्ट रहेगा, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स मैंने बता दिए हैं। प्रोजेक्ट का साइज आ सकता है, एफर्ट कितना रिक्वायर्ड है डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर को, और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और कॉस्ट कितनी रहेगी, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास 3 मेन कैटेगरीज होती हैं, आप कह सकते हैं इसके लिए। एम्पीरियल एस्टिमेशन टेक्निक होती है, नेक्स्ट वी आर हैविंग योर ह्यूरिस्टिक टेक्निक, ठीक है। ह्यूरिस्टिक के अंदर भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल वेरिएबल मॉडल होता है, ठीक है, एक होता है मल्टी वैल्यू मॉडल, ठीक है, तीसरा होता है एनालिटिकल एस्टिमेशन टेक्निक, ठीक है। सो फर्स्ट प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक हम स्टार्ट करते हैं, विच इज़ एम्पीरियल एस्टिमेशन टेक्निक। सो दिस टेक्निक आर बेस्ड ऑन मेकिंग एन एजुकेटेड guess of the project parameters, right? So while using this technique, prior experience with the development of the similar project is helpful, ठीक है। एम्पीरियल एस्टिमेशन में कुछ नहीं होता बेसिकली, जो एक प्रीवियस आपका जो एक्सपीरियंस अगर है, ठीक है, उस टाइप के प्रोजेक्ट में अगर आपने बनाया है तो आपको हेल्प करता है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ द सिमिलर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, यही है। नेक्स्ट आता है ह्यूरिस्टिक टेक्निक। दिस टेक्निक एज्यूम दैट रिलेशनशिप्स अमंग द डिफरेंट प्रोजेक्ट पैरामीटर्स कैन बी मॉड्यूल्ड यूजिंग सूटेबल मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है।
सो दिस इज़ अ ह्यूरिस्टिक टेक्निक। इसके अंदर ये बता रहा है कि जो रिलेशनशिप है अमंग द डिफरेंट प्रोजेक्ट पैरामीटर, जैसे लाइन ऑफ कोड कितनी हो सकती है, एफर्ट कितना रिक्वायर्ड है, मैन पावर कितना चाहिए, टाइम कितना लग सकता है, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। सो ये बता रहा है कि जो रिलेशनशिप है अमंग द डिफरेंट प्रोजेक्ट पैरामीटर, इसको मॉड्यूल्ड कर सकते हैं यूजिंग सुटेबल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। और वंस द बेसिक पैरामीटर्स आर नोन, जो अदर पैरामीटर्स है कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द बेसिक पैरामीटर्स इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है। और ये कहता है कि एक बार बेसिक पैरामीटर्स नोन है, अगर कोई और पैरामीटर का नहीं पता, हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप करके जो दूसरी चीज़ें हैं उनको भी इजीली वो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट। ओके। सो दो टाइप के होते हैं बेसिकली ह्यूरिस्टिक टेक्निक की अगर बात करो तो। फर्स्ट आता है हमारा सिंगल वेरिएबल मॉडल। ठीक है। इसके अंदर हम कोकोमो को कंसीडर करते हैं। कोकोमो का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। राइट। दोबारा बताता हूँ, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। और ये बोहेम ने बनाया था, और इसके जो एस्टिमेटेड पैरामीटर्स होते हैं वो होता है C1 मल्टीप्लाई बाई E1 एंड D1। ये आपने याद रखना है। ठीक है। सो ये है सिंगल वेरिएबल का। राइट। मल्टी वेरिएबल मॉडल की बात करें, द इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल इज एन एग्जांपल ऑफ द मल्टी वेरिएबल मॉडल। ठीक है। जो सिंगल वेरिएबल का था वो कोकोमो था, और जो मल्टी वेरिएबल मॉडल का जो एग्जांपल है वो है इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। राइट। इसके अंदर एस्टिमेटेड पैरामीटर सॉरी कैसे रहेंगे? C1 मल्टीप्लाई बाई E1 D1 प्लस C2 इंटू E2 D2 प्लस C3 इंटू D3 T एंड सो ऑन। राइट। सो ये आपका एक से ज़्यादा वेरिएबल के केस में बात हो रही है, मल्टी वेरिएबल। ठीक है। सो बेसिकली कोकोमो आप कितने टाइप के होते हैं आपको बताना चाहेंगे। एक तो बेसिक होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, एक कंप्लीट कोकोमो मॉडल होता है। ठीक है। सो ये थी बेसिकली आपकी ह्यूरिस्टिक टेक्निक। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट। वी आर हैविंग योर एनालिटिकल एस्टिमेशन टेक्निक। इन एनालिटिकल एस्टिमेशन टेक्निक डू हैव साइंटिफिक बेसिक एजम्पशन। द एग्जाम्पल ऑफ दिस टेक्निक इज हेडसेट सॉफ्टवेयर साइंस। ठीक है। सो एनालिटिकल एस्टिमेशन टेक्निक के अंदर साइंटिफिक एजम्पशंस की बात हो रही है। ठीक है। एग्जांपल क्या है इस टेक्निक का? हेलसेट सॉफ्टवेयर साइंस। हेलसेट प्रपोज द फर्स्ट एनालिटिकल लॉ फॉर द कंप्यूटर साइंस बाय यूजिंग अ सेट ऑफ प्रिमिटिव मेजर। राइट। तो कौन कौन से वो प्रिमिटिव मेजर से देखते हैं? N1 दे रखे हैं इन्होंने, स्मॉल n1 है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेटर इन द प्रोग्राम। N2 दे रखा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेंड्स। N1 दे रखा है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर। कैपिटल N2 दे रखा है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। ठीक है। सो ये है आपका एनालिटिकल एस्टिमेशन टेक्निक के अंदर। ठीक है। सो ये दिया किसने था? होल्सडॉर्फ ने दिया था। ठीक है। होल्सडॉर्फ ने क्या प्रपोज करा था कि फर्स्ट एनालिटिकल लॉ उन्होंने दिया था फॉर द कंप्यूटर साइंस बाय यूजिंग द सेट ऑफ प्रिमिटिव मेजर्स। और मेजर्स कौन से थे मैंने आपको बता दिया। स्मॉल n1 है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेटर कितने हैं। स्मॉल n2 है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेंड्स कितने हैं। कैपिटल n1 है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर कितने हैं। और n2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग योर वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वेरिफिकेशन रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट एंश्योर्स द सॉफ्टवेयर करेक्टली इंप्लीमेंट्स द स्पेसिफिक फंक्शन। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि क्या क्या एक्टिविटीज है जो इंश्योर करती है कि सॉफ्टवेयर करेक्टली इम्प्लीकेट कर रहा है स्पेसिफिक फंक्शंस को। राइट। और वैलिडेशन क्या होती है? इट इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट एंश्योर दैट सॉफ्टवेयर हैज बीन बिल्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है। इट इज़ डायनेमिक टेस्टिंग वेयरएज वेरिफिकेशन इज द स्टैटिक। ठीक है। जो आपका वैलिडेशन होता है डायनेमिक टेस्टिंग के अंडर कंसीडर होता है, और जो वैलिडेशन होता है आपका स्टैटिक के अंदर कंसीडर होता है। सॉरी, वैलिडेशन आपका डायनेमिक में है, वेरिफिकेशन आपका स्टैटिक में रहेगा। ठीक है। होता कुछ नहीं है, ये बेसिकली यही बताता है वेरिफिकेशन के अंदर कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है जिससे हम सॉफ्टवेयर को करेक्टली इंप्लीमेंट कर सकें। ठीक है। और वैलिडेशन क्या है? सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर बिल्ड हुआ भी है कि नहीं हुआ एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। वैलिडेशन आपकी डायनेमिक टेस्टिंग में कवर होती है, वेरिफिकेशन आपकी स्टैटिक में कवर होती है। ठीक है। सो लेट्स सी द टेस्टिंग क्या होता है। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग द एरर्स। ठीक है। एरर्स को फाइंड करने के कह लीजिए कि हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, मेनली 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले होता है यूनिट टेस्टिंग। ठीक है। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ मॉड्यूल एंड रनिंग इट इन आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बाय केसिंग प्रिपेयर टेस्ट केसेस
एंड कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट विद द रिजल्ट प्रेडिक्टेड बाय द स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन ऑफ द मॉड्यूल। ठीक है, सो सिंपल है। यूनिट टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि एक मॉड्यूल को लेना और उसको रन करना, ठीक है, आइसोलेशन के अंदर, जो रेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर है उससे हटके। ठीक है, मतलब उनको पूरे को टच करने की जरूरत नहीं है। जो सिंपल यूनिट टेस्टिंग है वो उसके अंदर क्या आता है, मतलब कि पूरा मॉड्यूल नहीं लेना, हमने केवल क्या करना है, आइसोलेशन में एक मॉड्यूल को उठाना है, उसको रन करना है। ठीक है, बाय केस प्रिपेयर करने हैं, टेस्ट केसेस प्रिपेयर करने हैं, और एक्चुअल रिजल्ट को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। एक्चुअल रिजल्ट को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, विद द रिजल्ट जो हमने प्रेडिक्ट करा था बाय द स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन ऑफ द मॉड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग द इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आर कंबाइंड एंड टेस्टेड एज अ ग्रुप। इट टैकल्स आफ्टर द यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, चलिए पता था कि जो ये टाइप की टेस्टिंग होती है, इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स को कंबाइन करते हैं और टेस्ट करते हैं एज अ ग्रुप। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, वी टेस्ट ऑल द मॉड्यूल्स एज अ होल। ठीक है जी, जितने भी मॉड्यूल थे एज अ होल उसको लिया और एक ही रन में उसको टेस्ट करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स को हम लेते थे, कंबाइन करते थे और टेस्ट करते थे ग्रुप की फॉर्म में। यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते थे, टेस्टिंग अ मॉड्यूल एंड रनिंग इट इन आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। पूरे सॉफ्टवेयर की बजाय हम एक मॉड्यूल के ऊपर काम करते हैं, उसको रन करते हैं। ठीक है, और टेस्ट केसेस वगैरह की हेल्प से, और कंपेयर करते हैं जो एक्चुअल रिजल्ट आते हैं विद द रिजल्ट प्रेडिक्टेड बाय द स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन ऑफ द मॉड्यूल। ठीक है जी, ये तीनों टेस्टिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो फर्दर अब भी अगर हम मूव करते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की तरफ। ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है, कंडक्टेड व्हेन सॉफ्टवेयर इज वैलिड फॉर द स्पेसिफिक कस्टमर एंड नॉट फॉर अ लार्ज पब्लिक या ऑडियंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, जैसे बैंक के लिए बना रहे हैं, सो डैट कैन नॉट बी यूज फॉर द जनरल पर्सन, जो उसको आम आदमी है, आम व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, सो वो होता है आपके एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए बनाना। पर्पस क्या होता है, अलाउ द कस्टमर टू वैलिडेट ऑल द रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको वैलिडेट करवाने के लिए हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। और इसके अंदर प्रोसीजर क्या होता है, कस्टमर टेस्ट करता है सॉफ्टवेयर को, फीडबैक देता है, मॉडिफिकेशंस अगर रिक्वायरमेंट है तो उसमें की जाती है, और फाइनल सॉफ्टवेयर डिलीवरी क्लाइंट को पकड़ा दी जाती है। ठीक है, सो ये बेसिकली आपका क्या रहता है, प्रोसेस सिस्टम टेस्टिंग, सॉरी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर। राइट, सिंपल सी बात है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की जाती है स्पेसिफिक कस्टमर के लिए, नॉट फॉर द सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप फॉर द ऑडियंस इन जनरल। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार होते हैं उनके लिए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है योर अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। ठीक है, लेट्स सी कंडक्टेड व्हेन द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड फॉर द एनोनिमस कस्टमर। ठीक है, हियर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल कैरिड आउट बाय द कस्टमर। सिंपल सी बात स्पेसिफिक कस्टमर के लिए नहीं, बात हो रही थी कि कंडक्टेड व्हेन द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड फॉर द एनोनिमस पर्सन, नॉट फॉर द स्पेसिफिक वन। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ नोट करना कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इम्प्लीकेट नहीं हो सकती एनोनिमस पर्सन के केस में। राइट, सो क्या मेन डिफरेंस रहते हैं अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग के केस में, चलिए आइए देखते हैं। सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द अल्फा टेस्टिंग एंड द बीटा टेस्टिंग। ठीक है, योर अल्फा एंड बीटा। सो इट इज़ डन बाय द कस्टमर एट द डेवलपर साइड पे की जाती है, इट इज़ डन बाय द यूजर्स एट द कस्टमर साइड। ठीक है, अल्फा टेस्टिंग की जाती है डेवलपर एंड के ऊपर, बीटा टेस्टिंग की जाती है कस्टमर साइड पे। बेसिकली आपको ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस है जो याद रखना है। ठीक है, सेकंड है कंडक्टेड इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, और जो बीटा टेस्टिंग है वो आपकी रियल टाइम इन्वायरमेंट में की जाती है। ठीक है, इसके अंदर डेवलपर प्रेजेंट होता है, और बीटा टेस्टिंग में डेवलपर प्रेजेंट नहीं होता, केवल कस्टमर प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइट, ये कैरी आउट की जाती है बिफोर द रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ठीक है, प्रोडक्ट जो फाइनल हमारा बन रहा है उसके रिलीज से पहले की जाती है, और जो बीटा टेस्टिंग है कैरीड आउट आफ्टर द रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, ये कस्टमर को प्रोडक्ट देने के बाद। फिफ्थ है एरर फेलियर्स को रिकॉर्ड किया जाता है अल्फा टेस्टिंग के अंदर, और फेलियर्स और एरर्स को बीटा टेस्टिंग में रिपोर्ट करा जाता है। ठीक है, इसके अंदर रिकॉर्ड होता है, उसके अंदर रिपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द क्लाइंट एंड।
इसके अंदर वाइट बॉक्स टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम स्ट्रक्चरल के नाम से भी जानते हैं और ग्लास बॉक्स टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। कस्टमर एंड पे इसको जो बीटा टेस्टिंग है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं और फंक्शन टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, राइट। सो ये कुछ एक डिफरेंस है आपके अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग के बीच में, ठीक है जी। सो आपने देखा कि अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, अल्फा टेस्टिंग कहाँ की जाती है, बीटा टेस्टिंग कहाँ की जाती है, और रिलीज़ करने से पहले फाइनल प्रोडक्ट को जो डेवलपर है अपने एंड पे अल्फ़ा टेस्टिंग करता है और रिलीज़ करने के बाद कस्टमर इसको बीटा टेस्टिंग पे लगाता है, ठीक है। और इसके अंदर डेवलपर का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, अल्फ़ा टेस्टिंग में, बीटा टेस्टिंग में नहीं होता। अल्फ़ा टेस्टिंग की जाती है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर, बीटा की जाती है रियल टाइम इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। अल्फ़ा टेस्टिंग को हम वाइट बोर्ड टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कह देते हैं, और वाइट बॉक्स का एक और नाम होता है ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग को हम फंक्शनल टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लेट्स सी, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग इट इज कैरिड आउट टू चेक वेदर द सिस्टम मीट्स द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड इन द SRS डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग है एज द नेम सजेस्ट परफॉर्मेंस चेक करने के काम आता है, ठीक है। और मेनली क्यों कैरी आउट करते हैं, चेक करने के लिए कि जो हमारा सिस्टम की बेसिकली हमने बनाया है फाइनल जो प्रोडक्ट वो रिक्वायरमेंट को मीट भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, राइट। ओके भाई, जो सिस्टम प्रोडक्ट बनाया गया है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को मीट भी करता है कि नहीं करता है, ठीक है। और देयर आर द सेवरल टाइप ऑफ द परफॉर्मेंस टेस्टिंग, जैसे स्ट्रेस टेस्टिंग होता है, वॉल्यूम टेस्टिंग होता है, रिकॉर्डिंग टेस्टिंग है, मेंटेनेंस टेस्टिंग होता है डियर, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग है और रिग्रेशन टेस्टिंग होता है, ठीक है। सो ये सारे काम आपके किस में किए जाते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर, ठीक है जी। सो नेक्स्ट के बाद हम आगे बढ़ते हैं डिबगिंग के ऊपर। लेट्स सी डिबगिंग क्या होता है। इट इज़ एक्टिविटी परफॉर्म बाय द डेवलपर, डेवलपर द्वारा ये एक्टिविटी की जाती है, ठीक है। सो क्या एक्टिविटी की जाती है, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। इट इज़ एक्टिविटी परफॉर्म बाय द डेवलपर, सबसे पहले टू फिक्स द बग फाउंड इन द सिस्टम। अब बग क्या चीज़ होती है आपको बताते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट आता है बग क्या चीज़ होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एरर, राइट, सिस्टम दैट कॉजेज इट टू प्रोड्यूस एन इनकरेक्ट एंड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। तो डिबगिंग क्यों की जाती है, जो डेवलपर होता है वो बग को देखते हुए जो उसको रिमूव करने के लिए, चाहे वो सिंटैक्टिकल एरर हो चाहे वो लॉजिकल एरर हो, उसको हटाता है, ठीक है। ये होता है डिबगिंग। सो डिबगिंग प्रोसेस क्या होता है, इट इज़ नॉट अ टेस्टिंग प्रोसेस बट इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द टेस्टिंग। बिकॉज टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट आते हैं वो आपका बग्स ही आते हैं, मोस्टली बग्स को रिमूव किया जाता है डेवलपर के द्वारा ताकि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो मीट की जा सके, राइट। सो डिबगिंग अप्रोच की बात करो तो कौन कौन सी अप्रोच होती है, लेट्स सी। फर्स्ट हमारे पास होते हैं ब्रूट फोर्स, ठीक है, मेथड। सेकंड होता है हमारे पास बैक ट्रैकिंग मेथड। थर्ड होता है हमारे पास कोर्स एलिमिनेशन। चौथा होता है हमारे पास प्रोग्राम स्लाइसिंग मेथड, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिबगिंग क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है टेस्टिंग से, ठीक है। और बग क्या होता है, बेसिकली मैंने बताया कि एक टाइप ऑफ एरर होती है जो कोस की जाती है, ठीक है, जो कब आती है बेसिकली जब हम सॉफ्टवेयर को रन करते हैं और सॉफ्टवेयर हमारा इनकरेक्ट या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और डिबगिंग अप्रोच क्या क्या चीज़ होती है, लेट्स सी। ब्रूट फोर्स टेक्निक होती है, सेकंड हमारा बैक ट्रैकिंग होता है, एक हमारा कोज एलिमिनेशन होता है, एक हमारा प्रोग्राम स्लाइसिंग होता है, राइट। नाउ लेट्स सी क्या डिफरेंस रहता है टेस्टिंग के बीच में और डिबगिंग के बीच में। वैसे तो आपको क्लियर ही है कि टेस्टिंग एक सेपरेट पार्ट है और डिबगिंग हमारा एक सेपरेट पार्ट होता है, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा है टेस्टिंग में पर्पस टू फाइंड द एरर्स एंड द बग। टेस्टिंग करी क्यों जाती है, एक तो एरर्स को फाइंड करने के लिए और बग्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। डिबगिंग का मेन पर्पस क्या होता है, करेक्ट द बग्स एंड एरर। जो टेस्टिंग पार्ट में एरर्स या बग्स आए थे, जनरेट हुए थे, उनको रिमूव करना, ठीक है। सेकंड है टेस्टिंग इज डन बाय द टेस्टर। और डिबगिंग क्या होता है, डिबगिंग इज डन बाय द डेवलपर, ठीक है। टेस्टिंग जो होता है टेस्टर करता है, ठीक है। मे बी वो यूज़र भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अगर कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है तो उसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में कस्टमर द्वारा ही करवाया जा सकता है, ठीक है। और डिबगिंग जो होती है, जो बग्स जनरेट होते हैं उसको रिमूव करने के लिए डेवलपर उसके वो रिमूव करता है, ठीक है। टेस्टिंग ऑटोमेटेड भी हो सकती है, मतलब कि हम टेस्टिंग टूल्स का यूज़ करके इसको ऑटोमेटेड तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिबगिंग होती है उसको रिमूव करने के लिए हमें ऑटोमेटेड टूल्स नहीं इस्तेमाल कर सकते।
ठीक है, मैनुअली इसको करना पड़ता है। ठीक है, फोर्थ होता है इट कैन बी डन विदाउट डिज़ाइन एंड नॉलेज। ठीक है, सो इसको हम टेस्टिंग को करने के लिए हमें कोई इंटरनल डिज़ाइन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और डिबगिंग करने के लिए भी हम सेम कह सकते हैं इन कैन नॉट बी डन विदाउट प्रॉपर डिज़ाइन नॉलेज। ठीक है, इसके लिए हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए डिज़ाइन का और प्रॉपर इसका इम्प्लीमेंटेशन का। राइट, सो ये कुछ डिफरेंस आपके सामने रखे गए हैं टेस्टिंग और डिबगिंग के बीच में। राइट, सो आपको क्लियर होगा होपफुली ये डिस्कशन जो हमने आपके साथ करी है। राइट, सो डियर, इसके साथ ही हम ये डिस्कशन को ओवर करते हैं, बट इससे रिलेटेड दो वन लाइनर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो पूछे जा सकते हैं, हम उसको स्टार्ट करते हैं। राइट, so let's see the one liner question, how many steps are there in the software development life cycle। अगर बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा so answer is 6। a good software design should have, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट है कि अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन शुड हैव लो कपलिंग और हाई कोसेशन होनी जरूरी है। ठीक है, कोहेशन। राइट, सिस्टमेटिक रिक्वायरमेंट एनालिसिस को हम किस नाम से जानते हैं? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो सिस्टमेटिक रिक्वायरमेंट एनालिसिस है ऑल्सो नोन एज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट है स्पाइरल मॉडल को हमने डिवाइड कर रखा है 4 टास्क रीजन के अंदर। ठीक है, एक आता है हमारा डिबगिंग, फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन द प्रोग्राम कोड, उसको हम डिबगिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब डिबगिंग का भी हमने डिस्कस ही करा था आपसे। ठीक है, आपके साथ हमने जो डिस्कशन करी थी डिबगिंग से रिलेटेड, मैंने बताया था होता क्या डिबगिंग। ठीक है, कि बग्स जो आते हैं उसको रिमूव करना। ठीक है, डेवलपर द्वारा एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है टू फिक्स द बग। राइट, सो डिबगिंग क्या होता है? फाइंडिंग एंड करेक्टिंग द एरर्स इन द प्रोग्राम कोड। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम किस नाम से जानते हैं? ग्लास बॉक्स टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, हम उसको किस नाम से जानते हैं? बिहेवियर टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी टेस्टिंग का? टू अनकवर द एरर्स। ठीक है, एरर्स को डिटेक्ट किया जा सके। ठीक है, SDLC की फुल फॉर्म क्या होती है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और इसके अंदर बेसिकली ब्लैक रेफर क्या करता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर बेसिकली भाई इनपुट्स और जो आउटपुट होते हैं बेसिकली वो आपके क्या होते हैं? हिडन होते हैं। राइट, एरर को कैसे फाउंड कर सकते हैं? आउटसाइडर्स द्वारा ड्यूरिंग द बीटा टेस्टिंग। ठीक है, जो कस्टमर्स होते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, कोकोमो मॉडल इज यूज फॉर प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। राइट, इफ रिक्वायरमेंट आर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग विच मॉडल इज सेलेक्टिंग, हम कौन सा मॉडल सेलेक्ट करेंगे? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में से हम करेंगे RAD, RAD। ठीक है, इफ लिमिटेड यूजर पार्टिसिपेशन इज अवेलेबल, जिसके अंदर हम कौन सा मॉडल यूज करने वाले हैं? अगेन RAD, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, इफ रिक्वायरमेंट आर इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड डिफाइंड, ठीक है, विच मॉडल इज सेलेक्टेड। भाई अगर हमें पता है कि जो रिक्वायरमेंट है प्रॉपरली डिफाइंड है और डेवलपर द्वारा अंडरस्टूड है, तो कौन सा मॉडल इस्तेमाल होता है? वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, राइट, एक हमारा होता है DFT। DFT किसके साथ रिलेट करता है? फ्लो ऑफ डाटा के साथ। ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम होता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे डिटेल में। डिफरेंस बिटवीन द फ्लो चार्ट एंड द DFT इज कंट्रोल फ्लो होता है आपका फ्लो चार्ट के अंदर और डाटा फ्लो होता है डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर। राइट, वाटरफॉल मॉडल के अंदर कौन सी अप्रोच यूज होती है? टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, DFT की फुल फॉर्म क्या है? डाटा फ्लो डायग्राम। लेवल 0 DFT किसके बराबर होता है? कंटेक्स्ट डायग्राम के इक्वल होता है। राइट, कोकोमो की फुल फॉर्म क्या है? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। पोर्टेबल प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म होता है। डिजाइन फेज क्या करता है? विल यूजली बी बॉटम अप होता है। ठीक है, वाटरफॉल की बात है टॉप डाउन होता है, डिजाइन फेज की बात करें तो बॉटम अप होता है। राइट, सो नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे थे कि वन लाइनर ऑफ देयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो द डिजायर्ड लेवल ऑफ कपलिंग की बात जहाँ तक है वो होता है आपका डाटा कपलिंग। ठीक है, सो हमने डिस्कस करा था कि बहुत सारी टाइप्स की हमारी कपलिंग है, जिसमें कपलिंग राइट, तो जिसमें से जो बेस्ट होती है वो होती है आपकी डाटा कपलिंग। ठीक है, नेक्स्ट इन द स्पाइरल मॉडल रिस्क एनालिसिस परफॉर्म। ठीक है, सो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? जो स्पाइरल मॉडल होता है उसके अंदर लूप्स होती है, जैसे हमने आपको बताया था। इसकी 4 स्टेजेस होती है। ठीक है, सो रिस्क एनालिसिस किसके अंदर परफॉर्म किया जाता है? हर एक लूप के अंदर किया जाता है। ठीक है, चलिए आपको एक बार दिखाते हैं स्पाइरल मॉडल टेक्निक जो हमने प्रीवियसली डिस्कस करी थी। उसका स्पाइरल के अंदर क्या होता है? लूप्स होती है। ठीक है, और 4 उसके अंदर बेसिकली आपकी स्टेजेस रहती है। ठीक है,
ठीक है जी, ये था आपका स्पायरल मॉडल। ये आपके बेसिकली क्या होता है, एक लूप्स होते हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन हेयर, एक पर्टिकुलरली क्या होता है कि एक अपना यहाँ तक ट्रैक कवर हो गया, फिर सेकंड आप मूव करके आएंगे, फिर ट्रैक कवर इन द सेम वे, ठीक है। सो रिस्क एनालिसिस आपका होता है, ठीक है। उससे पहले प्लानिंग आती है, फिर आपका रिस्क एनालिसिस में क्या कुछ अल्टरनेटिव हो सकते हैं उसको देखा जाता है, उसके बाद इसमें रिव्यू किया जाता है, ठीक है। सो ये आपका रहता है स्पायरल मॉडल के अंदर, ठीक है जी। सो सो हम पढ़ रहे थे कि स्पायरल मॉडल के अंदर बेसिकली क्या परफॉर्म किया जाता है, जो रिस्क एनालिसिस है हर लूप पर परफॉर्म किया जाता है, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है स्पायरल मॉडल का, मैंने बताया था आपको, रिस्क एनालिसिस, राइट। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेंटेनेंस कैटेगरीज क्या कुछ होती हैं, अडेप्टिव है, प्रिवेंटिव है एंड करेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास आता है MTTF, मीन टाइम टू फेलियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है CMM, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज बेसिकली डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो इज अ नेगेटिव अप्रोच, ठीक है। सो नेक्स्ट यूर हैविंग इज अ बेस्ट मॉडल की जहाँ तक बात है, ठीक है, आउट ऑफ द वेरियस यू कैन से सॉफ्टवेयर जो मॉडल्स हैं बेसिकली, उसके अंदर सबसे बेस्ट किसको माना जाता है, स्पायरल को माना जाता है, ठीक है। MTBF क्या रहता है आपका, मीन टाइम बिटवीन द फेलियर, ठीक है। सो आ सकते एग्जाम में भी MTBF की फुल फॉर्म बताइए। सो आपने क्या ऑप्शन पे टिक करना है, मीन टाइम बिटवीन द फेलियर्स, ठीक है। CMM मॉडल क्या होता है, इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, ठीक है। एंड द मॉडल विच रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो कौन सा मॉडल होता है, बेसिकली प्रोटोटाइपिंग होती है, राइट। सो नेक्स्ट आता है UML, आपका यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फास्ट की फुल फॉर्म आ जाए तो फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। एंड मेनली जो टॉप डाउन अप्रोच होते हैं वो किसके लिए यूज़ की जाती है, आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एंड सूडो कोड कैन रिप्लेस विद द फ्लो चार्ट, ठीक है। सूडो कोड्स क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स को रिप्लेस कर सकती है, ठीक है। द टेस्टिंग दैट फोकस ऑन द वेरिएबल, ठीक है। कौन सी टेस्टिंग है जो वेरिएबल पे फोकस करती है डियर, वो है आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। उसका नाम क्या है आपका, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। कपलिंग एंड कोहेसन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग डिपेंडेंस मैट्रिक्स के वजह से को हम के हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो कपलिंग है और कोहेसन है हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूजिंग डिपेंडेंस मैट्रिक्स, ठीक है। अल्फा और बीटा टेस्टिंग किससे रिलेट है आपका, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग से रिलेट है, ठीक है। अल्फा टेस्टिंग कैसे की जाती है, कस्टमर के द्वारा, मैंने बताया था, ठीक है। और साइट फॉर द अल्फा टेस्टिंग इज द सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है। कहाँ पे अल्फा टेस्टिंग की जाती है, कंपनी के अंदर बुला के कस्टमर को बोला जाता है कि आप अपना जो भी आपने टेस्ट केसेस वगैरह परफॉर्म करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो भी है कंप्लीट उसको ले आइए और अपना इसको परफॉर्म कीजिए, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट आता है बेसिकली जो बीटा टेस्टिंग के लिए साइट होती है वो होती है यूज़र एंड पे, राइट। अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग मैंने बताया है कि ये दोनों की इस कैटेगरी में फॉल करती है, आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंडर आती है, ठीक है। और बीटा टेस्टिंग बेसिकली यूज़र एंड पे की जाती है और अल्फा टेस्टिंग बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी के इनसाइड की जाती है, ठीक है। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को कौन करता है, बेसिकली कस्टमर्स करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है कोडिंग और टेस्टिंग आर डन, ठीक है। कौन सी अप्रोच फॉलो की जाती है, टॉप डाउन मैनर में, ठीक है। फंक्शनल टेस्टिंग को हम बिहेवियर टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं डियर। एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो एरर फाइंड करती है इंटरफेस लेवल पे करती है, ठीक है। और ड्यूरिंग द वैलिडेशन द कस्टमर चेक द प्रोडक्ट, ठीक है। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन मैंने दो चीज़ बताई थी आपको, जो कस्टमर करता है प्रोडक्ट को चेक, उसको हम कहते हैं ड्यूरिंग द वैलिडेशन फेज, ठीक है। और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इन्फॉर्मेशन की, हम उसको किस नाम से जानते हैं, DFT के नाम से जानते हैं, विच इज डाटा फ्लो डायग्राम, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS कहते हैं, ठीक है। एक होता है RAD, मीन रैपिड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक आता है KS की फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट। एक आता है डियर आपका प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर कंसीडर्ड इन, किस में कंसीडर किया जाता है, स्पायरल मॉडल में किया जाता है, ठीक है। द टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर अगेंस्ट द SRS कोल्ड सीरीज टेस्टिंग कहते हैं उसको, ठीक है। सो लोअर डिग्री ऑफ कोहेशन क्या होता है, प्रोसीजरल कोहेशन कहलाता है, ठीक है, जो सबसे कम होती है, राइट। वैलिडेशन टेस्ट को हम किससे रिलेट करते हैं, रिक्वायरमेंट्स के साथ रिलेट करते हैं जी। इंटीग्रेशन टेस्टिंग को किसके साथ रिलेट किया जाता है, डिज़ाइन के साथ किया जाता है जी।
यूनिट टेस्टिंग को हम किसके साथ रिलेट करते हैं जी, कोड के साथ रिलेट करते हैं, राइट। और सिस्टम टेस्ट को हम किसके साथ रिलेट करते हैं जी, सिस्टम इंजीनियरिंग के साथ रिलेट करते हैं। क्या है कि अ गुड डिज़ाइन विल हैव द लो कपलिंग एंड हाई कोहेशन, ये आप हमेशा आपने याद रखना है। कपलिंग लो होती है और कोहेशन हमेशा हाई होता है। जो सबसे वर्स्ट टाइप की कपलिंग होती है डियर, वो होती है आपकी कंटेंट कपलिंग, ठीक है। मोस्ट डेसिरेबल फॉर्म ऑफ कपलिंग आपकी क्या होती है डियर, डाटा कपलिंग होती है, ठीक है। ओके, सो मोस्ट डेसिरेबल टाइप ऑफ कोहेशन आपका फंक्शनल कोहेशन होता है, राइट। अगेन द वर्स्ट टाइप ऑफ कोहेशन हमारा क्या होता है, को इंसिडेंटल कोहेशन होता है, ठीक है डियर। सो ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें से डेट श्योर ये क्वेश्चन आपका एस्टेट 2016 में आया था, और जो अदर जो हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए हैं इवन HSSC के द्वारा, उसके अंदर कपलिंग क्वेश्चन का जहाँ पे कंप्यूटर पार्ट है पर्टिकुलरली, चाहे वो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हो चाहे आपका वो एस्टेट का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से उठा है, 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो सबसे वर्स्ट टाइप की कपलिंग होती है डियर आपकी, वो कंटेक्स्ट कपलिंग होती है। कारण क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा हाई मानी जाती है। सबसे बेस्ट कपलिंग कौन सी होती है, डाटा कपलिंग होती है सबसे लो लेवल पे, बिकॉज कपलिंग लो है तो ये बेस्ट मानी जाएगी। कोहेशन हाई है तो सबसे ज़्यादा डेजिरेबल फॉर्म ऑफ कोहेशन क्या है, फंक्शनल कोहेशन है। और सबसे ज़्यादा वर्स्ट टाइप क्या मानी जाती है, जो सबसे लो है, विच इज़ को इंसिडेंटल, राइट। कोकोमो मॉडल किसने बनाया था, बेसिकली BW बोहेम ने बनाया था, राइट। एंड द टोटल नंबर ऑफ मैच्योरिंग लेवल कितने हैं, CMM लेवल 5 है, ओके। सो द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द SDLC इज मेंटेनेंस फेज, ठीक है। एंड बीटा टेस्टिंग इज कैरीड आउट बाय द यूज़र, ठीक है। बताया था, पहले भी हुआ था क्वेश्चन, ये रिपीटेडली रिपीट हो सकता है, हो गया हो डियर, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ SDLC क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, एंड एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द SDLC, ठीक है। एनालिसिस फर्स्ट फेज होता है, इससे पहले क्या होता है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है जी। सो द स्टडी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज रेफर टू एज सिस्टम एनालिसिस, ठीक है, राइट। सो इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या होता है, एंड यूजर अंडरस्टैंड एंड अप्रूव, ठीक है। भाई उसको अंडरस्टैंड करे जो प्रोडक्ट उनको बना के दिया गया है, या पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कह लीजिए जो बना के दिया गया है, और उसको वो अप्रूव करें, राइट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मीन्स मिनी मॉडल ऑफ द प्रपोज सिस्टम, जो प्रपोज सिस्टम है उसका छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट, राइट। नेक्स्ट आता है जी रिस्क एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्ट इज डन इन फिजिबिलिटी स्टडी फेज के अंदर किया जाता है, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी फेज के अंदर ये किया जाता है कि इन विच स्टेप ऑफ द SDLC प्रोजेक्ट टर्मिनेशन कुड बी डन, ये होता है फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट होता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम एनालिसिस मीन्स द स्टडी एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड मॉडिफाई इट इन द सम वे, ठीक है। बेसिकली होता क्या, स्टडी करना एंड अंडरस्टैंड करना द कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड मॉडिफाई करना, वो ऑब्जेक्टिव होता है मेन आपका सिस्टम एनालिसिस का, ठीक है। भाई जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स की स्टडी हम उसको सिस्टम एनालिसिस कहते हैं। मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है डियर, वो स्टडी करना और अंडरस्टैंड करना जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना हुआ है, और उसको किसी न किसी तरीके से मॉडिफाई करना, राइट। प्रोटोटाइप से आप समझ चुके हैं क्या होता है कि एक जो प्रपोज सिस्टम है उसका एक मिनी मॉडल। नेक्स्ट है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, वो कौन सा होता है डियर, इट्स नन अदर देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फेज माना गया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, राइट। इन विच फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल परफॉर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सो इट्स अ फिजिबिलिटी स्टडी, क्लियर, राइट। सो हु राइट्स द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, बेसिकली कौन लिखता है, इट इज द सिस्टम एनालिस्ट, ठीक है, जो लिखते हैं। नेक्स्ट आता है जो डाटा फ्लो डायग्राम है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको वो बताना है। और DFT का जो एक कह लीजिए थ्योरी पार्ट है, वो आपके साथ जो अब नेक्स्ट डिस्कशन जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। सो दैट विल बी अवर लास्ट टॉपिक फॉर द डिस्कशन व्हेन इट कम्स टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट, राइट। ठीक है डियर। सो डाटा फ्लो डायग्राम बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं हम, प्रोसेस मॉडलिंग के लिए।
और जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को लिखता कौन है, सिस्टम एनालिस्ट, ठीक है। द बेसिक टूल यूज्ड इन द स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है स्ट्रक्चर चार्ट, राइट। द हाईएस्ट लेवल डीएफटी रेफर्ड एज कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो सबसे हायर लेवल की डीएफटी होती है। और जो केस टूल हमने पढ़ा था कंप्यूटर एडेड सॉफ्ट इंजीनियरिंग टूल, इट इज़ यूज फॉर द सिस्टम डिज़ाइनिंग, राइट। ऑटोमेटेड टूल फॉर डिज़ाइन आर आल्सो नोन एज केस टूल, ठीक है। जो ऑटोमेटेड टूल होता है डिज़ाइनिंग के लिए हम उसको किस नाम से जानते हैं, केस टूल के नाम से जानते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट है स्पीडिंग अप द डेवलपमेंट प्रोसेस सिग्निफिकेंटली इज द प्रोसेस ऑफ केस, ठीक है। सो मेनली ये चीज़ें रिपीटेड ही है, लाइक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग किसके द्वारा की जाती है, यूज़र के द्वारा की जाती है, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर विद एक्चुअल डाटा एनवायरनमेंट इज अ बीटा टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। सो टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर अगेंस्ट द एसआरएस उसको हम सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल डाटा एनवायरनमेंट के साथ करें तो बीटा टेस्टिंग कहलाता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर ना तो इनपुट का हमें पता होता है ना आउटपुट का पता लगता है, जो डिज़ाइन पार्ट है वो हमारा हिडन रहता है, राइट। सो नेक्स्ट होता है द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड जस्ट रिप्रेजेंट द मेजर फंक्शनैलिटीज इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है कि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। क्लासिफिकेशन ऑफ द मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस होती है, अडैप्टिव होती है, परफेक्टिव होती है, ठीक है। सैट की फुल फॉर्म देख लीजिए, इट इज स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट एसआरडी, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, ठीक है। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, सुपरसेट माना जाता है प्रोग्राम्स का। क्लियर। प्रोडक्ट बेसिकली क्या माना जाता है, प्रोडक्ट बेसिकली क्या माना जाते हैं, डिलीवरेबल, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है। प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है बताओ, सुपरसेट माना जाता है प्रोग्राम का। सीएमएम मॉडल क्या है, टेक्निक टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, जो सीएमएम मॉडल होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मैच्योरिंग लेवल इन द सीएमएम आर, कितने होते हैं टोटल, 5। सीएमएम मॉडल बेसिकली क्या होता है, टेक्निक होते हैं इम्प्रूव करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोसेस को, ठीक है। टोटल 5 लेवल होते हैं मैच्योरिंग लेवल सीएमएम के अंदर। इनिशियल लेवल होता है, रेपिटेबल होता है, डिफाइंड होता है, मैनेज्ड होता है और ऑप्टिमाइज होता है आपका, ठीक है। ड्यूरिंग द वैलिडेशन बेसिकली द कस्टमर चेक द प्रोडक्ट को चेक करते हैं, और मैंने अभी बताया था कि प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, डिलीवरेबल प्रोडक्ट, जो फाइनल सॉफ्टवेयर आप उसको देते हो कस्टमर को, ठीक है। वेरिफिकेशन क्या होता है, चेकिंग द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिकेशन, ठीक है, वेरीफाई करना। वैलिडेशन क्या होता है, चेकिंग द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट हम अब पढ़ने वाले बेसिक्स ऑफ डीएफटी। ये है डीएफटी बेसिकली क्या होता है, डाटा फ्लो डायग्राम होता है, ठीक है जी। डीएफटी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, द मूवमेंट ऑफ द डाटा विद इन द सिस्टम, फ्लो कैसे करता है बेसिकली, राइट। मतलब आपके हिसाब से एक सॉफ्टवेयर बन गया, एक फाइनल डिलीवरेबल बन गया, प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, बट वो डाटा फ्लो की जहाँ तक बात है कैसे होता है, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द मॉडलिंग द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। DFT is a graphics technique that depicts the information flow and the functions that are applied to the data as the data move from the input to the output, ठीक है। So basically हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे हमारी आप कह लीजिए कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है। सो बेसिकली ये क्या बताता है कि जो DFT ग्राफिकल अप्रोच है जो हमें इंफॉर्मेशन फ्लो के बारे में बताता है, फंक्शंस जो अप्लाई किए जाते हैं डाटा के ऊपर, जैसे कि डाटा मूव करता है इनपुट से आउटपुट की तरफ, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बबल चार्ट एंड द डाटा फ्लो ग्राफ कहते हैं इसको, ठीक है, राइट। सो रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। सो ये जो आपका आप कह लीजिए जो एक ओवल शेप में ये आपके सामने फिगर है, ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को या प्रोसेसेस को। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है डाटा फ्लो, ओके। सो नेक्स्ट क्या रिप्रेजेंट करता है आपका ओपन एंडेड बॉक्स, ठीक है, यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा स्टोर। नेक्स्ट आपका क्या आता है जी, इनपुट आउटपुट बॉक्स के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। इनपुट आउटपुट आपका रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल की हेल्प से, ठीक है। सो डीएफटी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बट ये पूछा जा सकता है कि क्या फुल फॉर्म है डीएफटी की, विच इज़ डाटा फ्लो डायग्राम। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, मतलब क्या बेसिकली फंडा था इसके पीछे, कि मूवमेंट ऑफ द डाटा विद इन द सिस्टम, ठीक है।
मीन्स इट इज़ यूज फॉर मॉडलिंग द रिक्वायरमेंट। डीएफटी एक ग्राफिक टेक्निक है जो डेपिक्ट करता है इंफॉर्मेशन फ्लो और फंक्शंस जो कि अप्लाई किए जाते हैं टू द डाटा एज डाटा मूव फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट। ठीक है, सो नोट बनाइए। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द एक्सटर्नल एंटिटी सिंबल, जो एंटिटी सिंबल है उसके लिए भी यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और ये जो सिंबल है आपका बबल शेप का, ये आपके एलिजिबल का, ये एट्रीब्यूट के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी, प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से या ओवल शेप से, एंटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल, डाटा फ्लो रिप्रेजेंटेड बाय द एरो, एंड वन साइडेड आप कह लीजिए जो मिसिंग है वो होता है डाटा स्टोर। ठीक है, ओपन रेक्टेंगल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, सो लेवल ऑफ डीएफटी की बात करते हैं। ठीक है, लेवल 0 क्या होता है, हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन लेवल होता है डीएफटी, इसको हम लेवल 0 के नाम से जानते हैं। ठीक है, विच डेपिक्ट्स द इंटायर इंफॉर्मेशन सिस्टम एज वन डायग्राम। ठीक है, कंसीलिंग ऑल द अंडरलाइंग डिटेल। इट इज ऑल्सो नोन एज अ कंटेक्स्ट लेवल डीएफटी भी कहते हैं। ओके, सो कंटेक्स्ट लेवल का मतलब क्या है कि ये सबसे जो हायर लेवल की एब्स्ट्रैक्शन है उसको डेपिक्ट करता है, जितनी भी एंटायर इंफॉर्मेशन है एक ही डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, कंसील कर देते हैं जितनी भी अंडरलाइंग डिटेल्स होती है। ठीक है, सो जैसे कस्टमर है, हम कोई शॉपिंग साइट को एक्सेस करते हैं तो सिंपली हमारा काम क्या होता है कि हम ऑर्डर को देंगे, प्लेस करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे, और रिलेटेड जो प्रोडक्ट है हमारे एंड पे डिलीवर हो जाता है। ये लेवल 0 एब्स्ट्रैक्शन में आता है सबसे पहली बार। ठीक है, लेवल 0 डीएफडी इज ब्रोकन डाउन इनटू मोर स्पेसिफिक लेवल 1 डीएफडी। लेवल 1 डीएफडी डेपिक्ट क्या करते हैं, बेसिक मॉडल इन द सिस्टम एंड द फ्लो ऑफ डाटा अमंग द वेरियस मॉड्यूल्स। So level 1 DFD also mention the basic process and the source of information। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्शन पार्ट था लेवल 0 का उसको ब्रोक डाउन कर देते हैं। ठीक है, और उसकी जो आप कह लीजिए स्पेसिफिक डिटेल्स है निकल के आती है। ठीक है, जो कि बताती है कि डाटा कैसे मूव कर रहा है सिस्टम के अंदर। सो लेवल 2 के अंदर क्या होता है, दिस लेवल डीएफडी शोज हाउ डाटा फ्लोज इनसाइड द मॉड्यूल्स मेंशन्ड इन द लेवल 1। ठीक है, कैसे मूव करता है वो लेवल 2 में पता लगता है। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द डीएफटी वी आर हैविंग अ 2 टाइप्स, लॉजिकल होती है और फिजिकल होती है। ठीक है, लॉजिकल क्या कहता है, कंसंट्रेट ऑन द सिस्टम प्रोसेस एंड डाटा फ्लो इन अ सिस्टम। ठीक है, और आपकी जो फिजिकल डीएफटी होती है, इट शोज हाउ डाटा फ्लो इम्प्लीमेंटेड इन द सिस्टम। ठीक है, सो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, आपको मैंने बताया था ये किसको रिप्रेजेंट करती है, लेवल 0 को, और कंटेक्स्ट लेवल होता है। और आपका जो लेवल 1 का डायग्राम है वो देखिए क्या होता है, यहाँ कस्टमर्स है, यहाँ ऑर्डर प्लेस किया जाता है, यहाँ सेल्स टीम होती है, उसको वो प्रोसेस करती है कि स्टॉक में है कि नहीं है, ऑर्डर प्रोसेसिंग की जाती है, कस्टमर के डाटा को वेरीफाई किया जाता है, फिर अकाउंट से वेरीफाई किया जाता है कि हाँ इसकी अकाउंट डिटेल है कि नहीं है। उसके बाद जो स्टोर है उससे एक्सेस किया जाता है, जो ऑर्डर प्लेस किया जाता है, आइटम्स को इशू करने का काम किया जाता है। ठीक है, ऑर्डर जब प्लेस होता है फिर डिलीवरी आती है। ये आपका लेवल 1 डायग्राम है। ठीक है, सो उसको बेसिकली क्या कर दिया गया, लेवल 1 वाले में जो लेवल 0 वाला था उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स को और इलेबोरेट कर दिया गया। ठीक है, सो फिर से ये वन लाइनर आ चुके हैं, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। So the next we are going to discuss how many phases are there in the requirement analysis. It's 5 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर द पार्ट ऑफ विच डॉक्यूमेंट इट्स SRS। ठीक है, UML जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, इट्स अ डिज़ाइन टेक्निक। द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, एंड द स्टडी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज रेफर टू एज सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम एनालिसिस सॉरी। ठीक है, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द प्रोटोटाइपिंग मीन्स द एंड यूजर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रूवल, राइट, जिसके लिए हम तैयार करते हैं। Prototype earlier also discussed mini model of the proposed system. Risk analysis of the project is done in feasibility study. In which step of the SDLC project termination could be done। ठीक है, सो जो प्रोजेक्ट की टर्मिनेशन है फिजिबिलिटी स्टडी फेज में हम कर सकते हैं। ठीक है, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम एनालिसिस क्या रहता है, स्टडी एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड मॉडिफाई इट इन द सम वे। ये बेसिक एक आपका रहता है फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। ठीक है, द फेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ टेस्ट डाटा इज नोन एज सिस्टम एक्सेप्टेंस। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज क्या है, SDLC का रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है। ठीक है, कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेना। विच टाइप ऑफ SDLC परफॉर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, ये परफॉर्म करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हु राइट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है, सिस्टम एनालिस्ट लिखते हैं।
What is the goal of the requirement analysis and specification phase of SDLC? Understanding the customer requirement, ठीक है जी, and organize them in a informal document. ये गोल रहता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को लेना और उसको ऑर्गेनाइज करना इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर. What is the final outcome of the software analysis and specification phase? The SRS document, ठीक है. And which of the following is not a desirable characteristic of a software SRS document? इट्स एम्बिगियस नहीं होना चाहिए, ठीक है. इट शुड बी अनएम्बिगियस, ठीक है. ट्रेसेबल होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी एम्बिगियस, राइट. सो विच आर द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ एथरेस डॉक्यूमेंट एंश्योर्स टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द फेस विद अनदर फेस, ठीक है, राइट. नेक्स्ट है ईयर डायग्राम नाउन इज ट्रीटेड एज एंटिटी, ठीक है. सो नेक्स्ट सी द DFD इज यूज फॉर विच इज डाटा फ्लो डायग्राम प्रोसेस मॉडलिंग के काम आता है, ठीक है. The basic tool used in the structured design is the structured chart. At the highest level, DFD referred to as the context diagram के नाम से जाना जाता है, ठीक है. In a DFD, a data receiver and originator is usually designed by the data receiver and originator. एक rectangle shape से हम इसको represent करते हैं, और जो highest level होता है DFD का उसको हम कहते हैं context diagram, ठीक है. पीछे मैंने बताया था आपको भाई 3 लेवल होते हैं हमारे DFD के. तो कंटेक्स्ट डायग्राम किसके अंदर आपका कवर होता है? हाईएस्ट लेवल जब होता है उसके अंदर आपका कवर होता है, ठीक है. ये बताया ना कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमारा जो रहता है लेवल 0 में, इसको हम कंटेक्स्ट लेवल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, राइट. नेक्स्ट आता है ईयर डायग्राम इज रिलेटेड विद एंटिटी रिलेशनशिप के साथ रिलेशन है इसका, ठीक है. द आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिजाइन स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो डिज़ाइन है सिस्टम डिज़ाइन स्टेज उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कंटेक्स्ट डायग्राम से. एक 0 लेवल DFD डिस्क्राइब क्या करता है? बेसिकली ओवरव्यू ऑफ अ प्रोसेस, इनपुट्स एंड आउटपुट, ठीक है. डाटाबेस डिज़ाइन एक्टिविटी डील किसके साथ करती है? विद द डिज़ाइन ऑफ द लॉजिकल एंड फिजिकल डाटाबेस, ठीक है. जो डाटाबेस डिज़ाइन एक्टिविटी है एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप, ठीक है, आर एसोसिएटेड विद द लॉजिकल कंसेप्ट ऑफ डाटा के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता केस कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है. दिस इज द डोमेन ऑफ द सॉफ्टवेयर टूल यूज टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द एप्लीकेशंस, ठीक है. नेक्स्ट आता है ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग. इट कैन बी अप्लाइड फॉर द फ्लो चार्ट्स, ठीक है. कोडिंग एंड टेस्टिंग आर डन इन द प्रोग्राम फ्लो चार्ट मैनर. टेस्टिंग को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है. वाइट बोर्ड टेस्टिंग कैन बी स्टार्टेड आफ्टर प्रोग्रामिंग. करने के बाद ही वाइट बोर्ड टेस्टिंग को हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट सी, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग किस पे अप्लाई की जाती है? फ्लो चार्ट्स पे की जाती है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द ऑडिट रिस्क? इंटरनेट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, सॉरी, ठीक है, ये कंपोनेंट नहीं है ऑडिट रिस्क का. UML किसके लिए यूज की जाती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉड्यूल डेवलपमेंट के लिए. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इज मेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, क्योंकि लिखा ही हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है किससे मिलकर बना? ऑब्जेक्ट से. अ न्यू इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर ऑपरेशन, जो नया इंस्टेंस होता है क्लास का, ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. एंड विद दिस हम अपना फाइनल जो एक इसकी वन लाइनर थे उसको ख़त्म करते हैं डिस्कशन को. सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी आप लिख सकते हैं रिगार्डिंग जो हमने आपके साथ वीडियो लेक्चर डिस्कस किया है पार्ट 2 ऑफ द एस्टेट सीरीज़. सो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.